हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मंच पर। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आपको संस्कृत की पर डे क्लास आपको मिला करेगी और जिसमें आपको दिया जाएगा पर डे के हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक हम प्रवेश करेंगे। और इसमें आज मैं लेकर के आया हूँ आपको वही संस्कृत का, और हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। टॉपिक रहेगा हमारा वर्ण विचार। अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो सिलेबस के बारे में आपको केशव सर ने बता ही दिया है, आपको बता चुके हैं पहली पिछली क्लास में। तो मैं सीधे अपने टॉपिक पर आना चाहूँगा बिना देरी किए। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत शब्द। किसकी बात करते हैं? संस्कृत। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत शब्द किससे बना। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, क्री धातु और ता प्रत्यय को मिलाने पर बनता है। सम उपसर्ग, क्री धातु, ता प्रत्यय कृते संस्कृत शब्द निष्पद्यते। सम उपसर्ग, क्री धातु, ता प्रत्यय। ता प्रत्यय को मिलाने पर संस्कृत बनता है। संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत क्या है? भाषा। संस्कृत क्या है? भाषा। भाषा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो भाषा शब्द बनता है भास धातु से। किस धातु से मिलकर बनता है? भास धातु से। भाषा शब्द किससे बनता है? भास धातु से। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। भास धातु का क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना। भास धातु का अर्थ हो गया बोलना या कहना। भाषा को बात आती है कि हम अपने मन के विचारों को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वह बात आती है कि भाषा वह माध्यम है। भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं भाव संप्रेषण से माध्यम एवं भाषा। भाव संप्रेषण से माध्यम एवं भाषा कह सकते हैं मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम की भाषा कहलाता है। जब मन के भावों को आदान प्रदान करने की बात चल ही गई है, भाषा अगर हम मन के भावों को या विचारों को आदान प्रदान करने के माध्यम को ही कहते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने मन के विचारों को और भावों को कितने तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं। भाई जितने तरीके से हम आदान प्रदान कर सकते हैं और वही भाषा के रूप होंगे।
हम अपने मन के भावों या विचारों को 3 तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं। कितने तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला, जिसको हम कहते हैं भाषा या अवयवानी। भाषा की भाषा या रूपानी। कहने का मतलब यह है, हम भाषा को जितने तरीके से हम अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, वही तरीके भाषा के रूप कहलाते हैं। हम अपने मन के भावों या विचारों को 3 तरीके से आदान प्रदान करते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, और तीसरा है आपका सांकेतिक। यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि भाषा का सबसे सरलतम रूप कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। भाषा का सबसे सरलतम रूप बनता है मौखिक रूप। कौन सा बनता है? मौखिक। क्योंकि भाषा के सबसे सरलतम रूप मौखिक इसलिए माना गया कि भाषा के अन्य रूपों को व्यक्त करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता रहती है, लेकिन मौखिक रूप के लिए हमें कहीं कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल सुनने से ही आ जाता है, श्रवण कौशल पर आधारित रहता है भाषा का मौखिक रूप। इसलिए सबसे सरलतम रूप माना जाता है मौखिक रूप। केवल बोल करके केवल बोलकर व्यक्त करना मौखिक रूप है। लिख करके विचारों को व्यक्त करना, कैसे? लिखकर लिखकर अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करना, आदान प्रदान करना, वो भाषा का लिखित रूप। अगर हम बात करते हैं सांकेतिक रूप, बात करते हैं सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप में संकेतों के माध्यम से, इसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान। क्या? विचारों का आदान प्रदान। यदि हम अपने मन के भावों या विचारों को संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? सांकेतिक। अगर हम मन के भावों या विचारों को केवल बोल करके आदान प्रदान कर रहे हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। और हम लिख करके अगर अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान करेंगे, तो लिखित रूप। भाषा का सबसे सरलतम रूप कौन सा है? मौखिक रूप। द्वितीय लिखित, और सबसे कठिनतम रूप है सांकेतिक। क्योंकि सांकेतिक रूप का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब भाषा के लिखित और मौखिक रूप का हमें अध्ययन कर लिया है, तो ही हम सांकेतिक रूप का प्रयोग कर सकते हैं। सांकेतिक रूप से संबंधित एक प्रश्न आता है आपका, अच्छा प्रश्न बनता है, और वो बनता है चौराहे पर लगी हुई ट्रैफिक लाइट भाषा के कौन से रूप का उदाहरण है? ट्रैफिक लाइट कौन से रूप का उदाहरण है? सांकेतिक रूप। चौराहे पर लगी हुई ट्रैफिक लाइट
भाषा के सांकेतिक रूप का उदाहरण बनता है। तो आप एक बार इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपन लेते हैं भाषा के रूप के बाद भाषा के अवयव। क्या लेते हैं? भाषा के अवयव। अवयव को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। तो मैं मानता हूं कि भाषा को, किसी भी भाषा को पढ़ना, लिखना या बोलना सीखने के लिए हमें किन किन तत्वों की, किन किन स्टेप्स की आवश्यकता होगी, वही भाषा के क्या कहलाते हैं? अवयव। तो हम देखेंगे भाषा को सीखने के लिए, संस्कृत भाषा की हम चर्चा कर रहे हैं, तो संस्कृत भाषा को सीखने के लिए हमें मेन रूप से 5 अवयव पढ़ने होते हैं। कितने अवयव पढ़ने होते हैं? भाषा के अवयव। भाषा के कितने अवयव पढ़ने होते हैं? 5। पहला है अक्षर, सेकंड है आपका वर्ण, थर्ड है आपका शब्द, चौथा है आपका पद और पांचवा आपका वाक्य। यदि हमको संस्कृत भाषा सीखनी है मित्रों, तो हमें सबसे पहले उस भाषा के अक्षर के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? अक्षर के बारे में। जब हम अक्षर के बारे में जान जाएंगे तो हमें फिर अगला स्टेप लेना होगा वर्ण। क्या लेना होगा? वर्ण। जब हम वर्ण के बारे में जान जाएंगे तो हम लेते हैं शब्द और फिर पद और फिर वाक्य। जब हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो हम उस भाषा के बारे में जान जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इन सब के बारे में। अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, पद, शब्द और वाक्य क्या होता है, इन दोनों में, इन सब पांचों में क्या क्या अंतर है। अक्षर और वर्ण में बहुत बारीक अंतर होता है मित्रों। अक्षर का मतलब होता है न क्षयति अक्षर। आप जानते हैं जो क्षय मतलब टूटना, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वह क्या कहलाता है? अक्षर। हम कह सकते हैं मित्रों ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, क्या कहलाती है? अक्षर। जैसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं हो सके। ध्वनि की वह छोटी सी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जो और टुकड़ों में विभाजित नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? अक्षर। जैसे हाँ, ह्रस्व आ, ये अक्षर है, ये भी अक्षर है, तो अक्षर है और इत्यादि, ये सब क्या हैं? अक्षर। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अक्षर हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं वर्ण की, किसकी बात करते हैं? वर्ण। सेकंड है हमारा वर्ण। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों वर्ण की। वर्ण क्या होता है?
भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर अक्षर में हमने बात करी थी ध्वनि की सबसे छोटी बात करी थी, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वर्ण की, और वर्ण होता है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम कह सकते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ण ऐसे हैं, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो वर्ण हो सकते हैं और अक्षर भी हैं। जैसे हम बात करते हैं आ, ये वर्णमाला में आ गया, वर्ण है। का, ये वर्ण है। पा, ये भी वर्ण है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पड़ा, ये वर्ण तो है लेकिन अक्षर नहीं है। क्या नहीं है? अक्षर नहीं है। वर्ण तो है क्योंकि वर्णमाला में है। वर्णमाला में वर्णों का क्रमागत समूह वर्णमाला कहलाता है, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसे हम मित्रों अक्षर नहीं कहेंगे क्योंकि बड़ा जो है ये ध्वनि है, और ये ध्वनि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, और टुकड़े अगर किसी ध्वनि को हो जाते हैं तो वह फिर अक्षर नहीं रहती, क्या रहती है? वर्ण। आके हम टुकड़े कह देते हैं, हमने पढ़ा है आ प्लस आ में टूट जाता है पढ़ा, इसलिए यह वर्ण है, अक्षर नहीं है। यदि हम बात करते हैं का की, ये भी अक्षर नहीं है, ये भी अक्षर नहीं है, ये वर्ण तो है, अक्षर नहीं है। अक्षर कब बनेंगे? वह ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए जाएं जिस कंडीशन में इनके टुकड़े नहीं कर पाए हम, तब वो अक्षर कहलाएंगे। यदि हम का पर पा पर हमने हलंत लगाया, यहाँ हलंत लगने का मतलब इनके टुकड़े हो गए, इससे ज्यादा और इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति अक्षर कहते हैं। तो हमारा क्लियर है अक्षर और वर्ण में। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह स्टेज किसी भी ध्वनि की जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्या कहलाती है? अक्षर। और वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ण और अक्षर के बाद आप लिख लीजिए इसको, और इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे वर्णमाला के बाद, इसके अक्षर के बाद नेक्स्ट आता है वर्ण, और वर्ण के बाद हम बात करते हैं शब्द। इसकी बात करते हैं शब्द। थर्ड है हमारा शब्द। शब्द, शब्द क्या होता है? शब्द का मतलब है दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों को मिलाने पर शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। सार्थक वर्णों के शब्द किसे कहते हैं? सार्थक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं मित्रों? दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को। यहां पर बात आती है सार्थक क्या है। सार्थक का मतलब है ऐसे वर्णों का मेल हो जिनको मिलाने पर कोई ना कोई अर्थ निकले। भाषागत क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो शब्द नहीं है। वर्णों को मिलाना ही शब्द नहीं होगा। वर्णों को मिलाने को शब्द नहीं कहेंगे। वर्णों को मिलाने पर उनका अगर अर्थ निकल रहा है, वो सार्थक हैं, अर्थ निकलने वाले हैं, अर्थ देने वाले हैं, कुछ मीनिंग है उनका, तो वह क्या होगा मित्रों?
शब्द होगा। जैसे हम देखते हैं नाहलन, बड़ा नाहलन, मिलाएंगे एक शब्द है। ये क्या है? एक शब्द है। वर्णों को मिलाया गया, रावी वर्ण है, आ वर्ण है, मा वर्ण है, और ये हवी क्या है? वर्ण है। और जब इन सबको मिलाया तो रामा क्या बन गया? शब्द बन गया। लेकिन इसके साथ जब मैं बात करता हूं, इसके साथ ही मैं जब बात करता हूं, ऐसे वर्णों को मिलाया जाए जो सार्थक नहीं हो। ऐसे वर्णों को अगर हम मिलाएंगे तो वो शब्द नहीं बनेगा। जैसे नाहलन, आहलन, आहलन, आहलन। जब हम इसको बनाते हैं मित्रों, ये बनता, इसका कहीं कोई अर्थ नहीं निकलता है। और अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? शब्द। शब्द वही होगा जो सार्थक वर्णों के मेल से बना। जब हमें पता चलता है कि ये शब्द आ गया, शब्द के बाद हमारा नेक्स्ट आता है पद। पद किन पद? पद क्या होता है? पद को परिभाषित करते हुए हमारे व्याकरणाचार्य पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया, सुप्तिगंतम पदम। क्या दिया? सुप्तिगंतम पदम। क्या सूत्र दिया? गंतम पदम। अर्थात इसका मतलब क्या है? सुबंतानाम तिगंतानाम च पद संज्ञा। वे शब्द जिनके अंत में सुप अथवा तिंग प्रत्यय जुड़े रहते हैं वह क्या कहलाते हैं मित्रों? पद। क्या कहलाते हैं? पद। अब बात आती है कौन कौन से प्रत्यय बताए आपको? सुप अथवा तिंग प्रत्यय। ऐसे शब्द जिनके अंत में सुप अथवा तिंग प्रत्यय जुड़े हों क्या कहलाते हैं? पद। सुप अथवा तिंग प्रत्यय जिनके अंत में जुड़े हों उन्हें पद कहते हैं। कहते हैं ऐसे शब्द, वे शब्द जिनके अंत में सुप अथवा तिंग प्रत्यय जुड़े हों। क्या जुड़े हों? सुप अथवा तिंग प्रत्यय। अब बात आती है सुप क्या होता है और तिंग क्या होता है। सुप क्या होता है? हम कह सकते हैं कि शब्द रूप के जो अंतिम ध्वनि होती है वह शुभ कहलाती है। शब्द रूप की अंतिम ध्वनि, शब्द रूपों की जो अंतिम ध्वनि होती है वह क्या कहलाती है? शुभ कहलाती है। और तिंग क्या होता है? धातु रूप की अंतिम ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तिंग कहते हैं। शब्द रूप की अंतिम शब्द रूप की अंतिम ध्वनि कहती है शब्द रूप की अंतिम ध्वनि को हम शुभ कहते हैं। और तिंग होता है भैया धातु रूप की अंतिम। तस्जी वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वह तिंग कहलाती हैं। सु अवजस अम और सर टाव्याम्बेस गेव्याम्बेस ये सभी क्या होती हैं? शब्द रूप की अंतिम ध्वनि शुभ कहलाती हैं।
और ये हो गई आपकी धातु रूप की अंतिम तिंग। क्या कहलाएंगी? अब हम बात करते हैं वे शब्दांश या वे शब्द जिनके अंत में या तो शुभ प्रत्यय लगे हों या तिंग प्रत्यय लगे हों, वे क्या कहलाते हैं? या तो शुभ प्रत्यय लगे हों या तिंग प्रत्यय लगे हों, वह क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? पद। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर देने पर शब्द ही पद बन जाता है। भाई एक बात बताइए आप, जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, कोई शब्द है उस शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो या तो उसमें उचित विभक्ति कारक विभक्ति लगाएंगे, शब्द रूप लगाएंगे कोई उसका, या उसमें धातु रूप लगाएंगे कोई भी। और जहां हमारे शब्द रूप या धातु रूप लग जाते हैं वहां हमारा क्या बन जाता है? वो शब्द शब्द नहीं रहता, क्या बन जाता है? पद। अगर आपसे बात करता हूं राम एक शब्द है, अगर मैं इस शब्द राम को वाक्य में प्रयुक्त कर दूं, राम हम रामा गृहम गच्छ, यहाँ पर ये राम भी पद बन गया, गृहम भी पद बन गया। इसमें राम, राम प्लस सु, कमला प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। गृहम क्या विभक्ति एक वचन का रूप लगा है, हम लग गया। गच्छति तिंग लग गया, इसमें दोनों में शुभ लगे हैं, शब्द रूप की ध्वनियां हैं। इन दोनों इसमें तिंग लगा है, ये धातु रूप की ध्वनियां है। तिंग, टिप लगा है, टिप, टिप तस्जीब में टिप लग गया। ये क्या है मित्रों? धातु। और ये आपका बन गया गच्छति। तो यहाँ पर ये राम, राम एक शब्द था जो हमने वाक्य में बता दिया, तो ये पद बन गया। ग्रहम भी एक शब्द था, वाक्य प्रयोग कर दिया, ये भी पद बन गया। और गच्छति एक शब्द था गम धातु, जिसमें हमने टिप तस्जीब से ती लगा दिया और तुम्हारा धातु की ध्वनि लगा दी, तो गच्छति भी क्या बन गया? पद। तो अभी हम ये समझ चुके हैं कि पद और शब्द में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं आगे, आगे हम आते हैं अक्षर, वर्ण, शब्द, पद के बाद हम पढ़ते हैं फिफ्थ है आपका वाक्य। क्या है मित्रों? वाक्य। वाक्य क्या होता है सुनेंगे। दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को क्या कहते हैं मित्रों? वाक्य। देखो इसमें ये होता है कि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कह दिया, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कह दिया और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कह दिया, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कह दिया और शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करने पर अर्थात शब्द में सुप अथवा तिंग प्रत्यय जोड़ने पर शब्द को हमने पद कह दिया। और अब हम बात करते हैं दो या दो से अधिक सार्थक पदों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक, यहां भी हम सार्थक शब्द का यूज जरूर करेंगे, सार्थक पदों के समूह को। सार्थक का मतलब क्या है? अगर हम शब्द पदों का
मेल करें, पदों का समूह बनाएं, पदों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक का मतलब भी यही होता है मित्रों। अगर उसका मतलब नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब वो हमारा वाक्य भी सही नहीं है। सार्थक नहीं तो वो वाक्य भी हमारा सही नहीं है। सार्थक का मतलब है राम पुस्तकम पठति। हमारे दो या दो से अधिक पद हैं, राम भी पद है, पुस्तकम भी पद है, पठति, ये सार्थक पदों का समूह है। राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसी स्थिति में हमारा ये वाक्य, यही अगर हम इस तरीके से कोई ऐसे पदों का समूह बना दें जिनका कोई मतलब नहीं निकलता हो, जिस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, जो सार्थक नहीं हो, तो वह फिर हमारा वाक्य भी सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसमें अशुद्धि आ जाएगी। ये वाक्य बन गया। और भाषा पद और वाक्य के बाद हम बात करते हैं आपकी वर्णमाला। इसकी बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला के बारे में अगर हम कभी जिक्र करते हैं तो वर्णमाला के हमारे तीन पार्ट आते हैं, तीन भाग आते हैं, तीन वर्णमाला के। अभी हम वर्णमाला की हम चर्चा कर रहे हैं। वर्णमाला को हमारे तीन भागों में बांटा। पहला है वर्ण, दूसरा है जो अचवर्ण होते हैं, पहला अचवर्ण, हल, हल वर्ण, और फिर आपका अयोगाह। इससे पहले अगर वर्णमाला की हम चर्चा करते हैं, वर्णमाला की डिफाइन या परिभाषा हमसे पूछी जाती है, फिर भी अगर हम चर्चा करते हैं वर्णमाला की परिभाषा की, तो हम कह देते हैं वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, गलत है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सही नहीं है। वर्णों के क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये सही है। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं, यह भी हमारा सही है। क्योंकि वर्ण अगर जिस प्रकार से वर्णमाला के वर्णों का क्रमागत समूह है, जिस स्थान पर जो वर्ण आना चाहिए, ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ आएगा तो आएगा ही। ह्रस्व आ के बाद ऊ लिख दिया, ऊ के बाद पा लिख दिया, पा के बाद छ लिख दिया, फिर ट लिख दिया। ऐसा अगर वर्णों का समूह है जो व्यवस्थित नहीं है तो इसका मतलब वह हमारी वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला वही होगी जो वर्णों का सुव्यवस्थित समूह होगा। वर्णों का कैसा समूह होगा? वर्णों का क्रमागत सुव्यवस्थित। वर्णों का क्रमागत सुव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। और वर्णमाला को हमने तीन भागों में बांटा है। अभी हम वर्णमाला का जिक्र कर रहे हैं, पाणिनि के हिसाब से नहीं कर रहे। पाणिनि के हिसाब से थोड़ा बढ़ेंगे आगे, पहले अभी हम बात कर रहे हैं। सामान्यतः हम वर्णमाला को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। पहला हमारा अच का हल आता है आपका अयोग भाग। यदि हम बात करते हैं अच की, इसकी बात करते हैं अच की, तो हमारे अच तीन प्रकार के बनते हैं। ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है प्लुत। कितने हो गए हमारे? ह्रस्व, दीर्घ। अगर हम बात करते हैं ह्रस्व की, तो हमारे ह्रस्व स्वर हैं आपके अ, अ, और एक और है आपका ल।
ये आपके 5 स्वर हैं, कितने हैं? 5, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इस स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की, किसकी बात कर रहे हैं? दीर्घ स्वर। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी, ये, और यही आपका बड़ी, यही आपका आता है बड़ी, ये उखली, होशिया। जिनके आगे बड़ा लगा हुआ है वो तो बड़े हैं ही हैं। बड़ा का दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिनके आगे बड़ा लगा हुआ, बड़ा, बड़ी, बड़िए, बड़ाओ, ये तो है ही है। लेकिन छोटी ए और छोटा ओ, इनको भी हम दीर्घ स्वर मानते हैं। कैसा स्वर मानते हैं? दीर्घ स्वर। और अगर हम बात करते हैं प्लुत की, बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर है आपके प्लुत की अगर हम चर्चा करते हैं, प्लुत स्वर आपके इन सब का ही प्लुत बनाया जा सकता है। जितने भी हमारे ह्रस्व और दीर्घ हैं, इन सब का क्या बन जाता है? प्लुत बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये जो लरी है, ये या तो ह्रस्व रहता है या दीर्घ रहता है। तो इसका लरी का हम ह्रस्व और दीर्घ जब हम करते हैं तो या तो दीर्घ रहेंगे, पाणिनि ने जैसा बताया, या तो ह्रस्व में रखा है या दीर्घ में रखा है। का दीर्घ नहीं बना सकता। ह्रस्व और प्लुत ही इसकी जो है लरीकार के होते हैं, तो इसलिए हमने इसको ह्रस्व में रखा है। दीर्घ में लरी नहीं आता, री जो है दीर्घ आता है और ह्रस्व ही रहता है। और इन सब के हम क्या बना सकते हैं? प्लुत बना सकते हैं। प्लुत कैसे कैसे बनते हैं आपके? आ का प्लुत बन गया, का प्लुत बन गया, का प्लुत बन गया। इन सब के प्लुत बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत की, किस प्रकार से ये डिवाइड किए गए, किस प्रकार से बांटे गए, तो उसके एक हमारा एक श्लोक आता है, एक मात्रो भवेत ह्रस्व, द्विमात्रस्तु दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, और व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्र के जो स्वर होते हैं उनको हम क्या मानते हैं? ह्रस्व स्वर। मित्रों, जो स्वर 2 मात्राओं वाले होते हैं उनको हम दीर्घ स्वर मानते हैं, और वह स्वर जो 3 मात्राओं वाले होते हैं उन्हें हम प्लुत स्वर मानते हैं। हम किसी भी स्वर के सामने और 3 का साइन बनाने पर, 3 बना देने पर, वह उसका प्लुत रूप बनकर आता है। कैसा रूप बनकर आता है मित्रों? प्लुत रूप। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, यदि हमने आ लिखा है और आ के आगे हमने 3 बना दिया, इसका मतलब ये, और ये आपका ह्रस्व आ, और ये आपका कैसा है, और ये आपका ह्रस्व। है। अगर हम बात करते हैं ह्रस्व दीर्घ, और ये आपका प्लुत बन गया, ऐसे इन सबके प्लुत बनाए जा सकते हैं। तो पाणिनि जी ने जो, अगर हम वर्णों की, स्वर वर्णों की संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अच वर्णों की संख्या कितनी बताएगी? तो हम पाणिनि से पहले मूल स्वरों की बात करते हैं। मूल स्वर कितने हैं आपके? 5, 5। कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने हैं अपने? 8। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी, बड़िए, छोटाओ, बड़ाओ। दीर्घ स्वर कितने हुए? 8। इन सबके प्लुत स्वर बनाए जा सकते हैं। इस कारण से 8 ये हो गए, 5 ये हो गए, और इन सबके फिर प्लुत बनकर आ गए। आ का प्लुत बन गया, ई का प्लुत बन गया, ऊ का प्लुत बन गया, छोटी री का प्लुत बन गया, लुरी का प्लुत बन गया, ह्रस्व
ये होने के बाद हम दीर्घ आ का प्लुत बन जाएगा, फिर ई का प्लुत बन जाएगा, उ का प्लुत बन जाएगा, टी का प्लुत बन जाएगा और ए का प्लुत बन जाएगा। ऐसे ही दीर्घ ए का बड़ी ए का प्लुत बन जाएगा और औ का प्लुत बन जाएगा। इन सबके प्लुत बनने के बाद 8 ये आ जाते हैं, 5 ये आ जाते हैं, 13 प्लुत बन जाते हैं। ठीक है, और ये अपने है ही हैं, इनके सबके प्लुत बनकर आ जाते हैं। तो हमारे ये जो स्वर होते हैं 22 स्वर बनकर आते हैं, 22 पाणिनि के। जब हम बात करते हैं स्वरों की, हम जब इन सबको काउंट करते हैं, स्वर हो गए हमारे 5 ये हो गए, 8 दीर्घ स्वर हो गए, 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर, उन सब के प्लुत बनकर आ गए। हम कुल मिलाकर ये हमारे स्वर बनते हैं। और स्वर के बाद हम प्रवेश करते हैं व्यंजन की, प्रवेश करते हैं व्यंजन की। अगर हम स्वरों की परिभाषा पर जिक्र करते हैं, किस पर बात करते हैं? परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, स्वरों की क्या परिभाषा है? स्वयं राजन्ते स्वरा। स्वर क्या होता है? स्वर को अच क्यों कहते हैं? स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर का मतलब है स्वयं राजन, अर्थात जो स्वतंत्र राज्य करते हैं, खुद का राज्य रहता है, स्वतंत्र रूप से उच्चार्यमानी जो ध्वनि होती है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित करने वाली जो ध्वनि होती है, की जाने वाली जो ध्वनि होती है, वह क्या कहलाती है मित्रों? स्वर। अब इनको स्वरों को अच क्यों कहा गया? अच क्यों कहते हैं? अच कहने का पर्याय ये है, हम जब बात करेंगे इससे अगले वाली अध्याय में आगे अपन चलेंगे, माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, तो माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार प्रकरण पढ़ेंगे। प्रत्याहार प्रकरण में एक अच नाम का प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार आता है मित्रों? अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वरों का निर्देशन किया गया है हमारे व्याकरणाचार्य पाणिनि जी ने। क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये सभी, इसलिए हम क्या कह दें? अच। और अच नाम का क्या एक प्रत्याहार है, इनको अच कहते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट व्यंजनों की। इसकी बात करते हैं व्यंजन, व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिस सूत्र में या श्लोक में आपको एक अभी अभी थोड़ी देर पहले उच्चार्यमान किया था हमने, एक मात्रक भवित ऋषो द्विमात्रस्तु दीर्घोच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतुगेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। इसमें ही एक लास्ट वाला चतुर्थांश आया है इस पद का, इस श्लोक का, वह है व्यंजनम च अर्धमात्रकम। कहने का मतलब अर्धमात्रिक हम क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा में अर्धमात्रिक जो ध्वनि होती है वह क्या होती है मित्रों? व्यंजन होती है। कहने का मतलब ये स्वयं उच्चार्यमान नहीं होते, हम कह सकते हैं व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता? स्वरों की सहायता से उच्चारित तो क्या कहलाती है? व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों का अगर हम जिक्र करते हैं तो व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला जब हम पढ़ रहे थे, उस वर्णमाला में मैं आपके सामने लिखता हूँ कि अच के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम बात कर रहे थे व्यंजन की, तो हमने बताया अभी आपको कि वे वर्ण, वर्णमाला के वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, जिनको हम उच्चारित करने के लिए, बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और इसी के अवेश जब हमने बात करी थी अच की, किसकी बात करी थी? अच की।
अच्छा में हमने बताया था स्वयं राजन्तेति स्वरा, जो वर्ण वर्णमाला के वह वर्ण जो स्वयं राज्य करते हैं अर्थात स्वयं सुशोभित होते हैं, स्वयं उच्चार्यमान होते हैं, जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों को हम हल भी बोल देते हैं। क्या कहते हैं, हल क्यों कहते हैं, वही वाली बात आती है। हमारे व्याकरणाचार्य हुए पाणिनि जी, पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है। माहेश्वर सूत्र में जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे एक प्रत्यार टॉपिक आता है और प्रत्यार में एक हल प्रत्यार भी है। प्रत्यार है, हल प्रत्यार। और क्योंकि ये सभी व्यंजनों का जो उल्लेख है वो माहेश्वर सूत्र के हल प्रत्यार में आता है। किस में आता है, हल प्रत्यार में। और हल प्रत्यार में आने के कारण को हम क्या कह देते हैं, तो हल। व्यंजनों को हम दो भागों में बांटते हैं इस तरफ। प्रथम पहला वर्गीय और दूसरा आता है अवर्गीय। पहला कौन सा है मित्रों, वर्गीय, और दूसरा है अवर्गीय। हम कह सकते हैं वर्गीय, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है वर्ग का वर्ग पावर चावर्ग, ये 5 वर्गों में वर्णमाला है। क च ठ ठ प। कई बार हम इसका क्रम भूल जाते हैं, क्रम याद नहीं रहता, तो क्रम याद करने के लिए कच्चे टमाटर की तपस्या से हमारा क्रम क्रम याद रहता है। क्रम याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है मित्रों, कच्चे टमाटर की तपस्या। कच्चे टमाटर की तपस्या का मतलब है क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं हमारे, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 5। तो हमारे ये हो जाते हैं मित्रों क च ट त प का वर्ग। का वर्ग में क ख ग घ छ ठ ठ ठ थ थ थ द फ फ फ। इनमें जो ह्रस्व आ की ध्वनि मिली हुई है वह केवल उच्चारण के लिए है, सभी में हलंत आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये वर्णमाला के वर्ण हैं तो वर्णों में तो ऐसे ही आते हैं वर्णमाला में तो, और वो केवल आ की जो ध्वनि आती है ह्रस्व आ की, वह केवल उच्चारण के लिए। क्योंकि ये का से लेकर के और माँ तक के वर्ण हैं। कितने हैं ये, 25 है। वर्गीय वर्ण कितने होते हैं, 25, 25। वर्गीय वर्णा कति भवन्ति, वर्गीय वर्ण कति भवन्ति, वर्गीय वर्ण कितने होते हैं, वर्गीय वर्ण 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। तो कहते हैं पंचविंशति, कति भवन्ति पंचविंशति। वर्गीय वर्ण कति भवन्ति पंचविंशति। वर्गीय वर्ण कति भवन्ति पंचविंशति भवन्ति।